दो एक क्वेश्चन पेपर दो तो। चलो बोलो कौन सा क्वेश्चन है, देखे थोड़ा तुम लोग कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। पहला कर लिए, दूसरा कर लिए, तीसरा कर लिए, अरे सॉरी 28 कर लिए, 29 कर लिए हैं, 29 सबका आया, 30 ये किसका है, 29 गलत किया है, 28 भी गलत किया है, 30 में चौथा सही होगा, 31, 32 चौथा सही आ रहा है, 33 क्या दूसरा सही होगा, हमको क्या पता है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा कहाँ मैं तो बोलता जा रहा हूँ, तुम लोग अपना बीसी कर रहे हो उसी में अपना। देखो कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इज, तो पहला ऑप्शन है अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन। मतलब ये बोला है कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी जीरो कर दे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। कौन सा सही है आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है कि अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन, मतलब अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी हम जीरो कर दें तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है, ये बोला है। तीसरा अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से भी मूव करेगी, ठीक। चौथा बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जानते हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना ना, पहले गलत वाला करना, क्या क्या गलत वो निकाल दो, जो बचा वही सही होगा। तो देखो पहले चौथा देखो, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी जाती है तब उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब जब हमारा वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तब क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा नहीं, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा। चलो देखो नॉन यूनिफॉर्म से जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, चौथा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तीसरा आओ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो केवल उसका वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसका, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो सही है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड है तो उसका केवल एक्सेलरेशन ही केवल वो यूनिफॉर्म होगा और कुछ नहीं होगा, और तो क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से। चलिए ये भी गलत है, ठीक है। बी कह रहा है बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी हम जीरो करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या ऐसा हो सकता है, देखो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप पढ़े होगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो अगर किसी बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो होता है, चेंज इन वेलोसिटी ध्यान रहे, चेंज में अगर वेलोसिटी में चेंज अगर जीरो है तब उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होगा। क्या ये बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, केवल वेलोसिटी बोला है, केवल वेलोसिटी बोला है, ठीक है, ये भी सही। उसके आगे क्या है, किए हो 34 किए हो, चलिए अभी इसको करते रहिए, अभी इसका आंसर की मैं आज बना दूंगा, कल दे दूंगा आंसर की, फिर मिला लीजिए क्या सही क्या गलत, फिर पूछिएगा कौन कौन सा जो नहीं आया रहेगा, ठीक है। इसका बताइए 35 का है, देख इसका तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना, यूनिफॉर्म ए है ना, और 36वें का
चाहे सब साथ में जाएंगे, कोई बॉडी कैसे ही फेंको वो सब साथ में आते हैं, जो भी हो। 39 बॉडी slide on smooth incline required 4 seconds to reach the bottom slide. क्या करें इसका, हमको खबर, इसको सॉल्व करना होगा। बता दीजिएगा। और कोई बताइए। अब ये कह रहा है बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड, मतलब एक पढ़े खत्म नहीं करें दूसरा तुम्हारा आ जा रहा है। A body freely falling with rest at velocity v. A body freely falling from the rest has a velocity v after it falls through a height h. The distance it has to fall down for its velocity to become double. देखो अगर कोई बॉडी जो है हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, और h हाइट पे आकर के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। h हाइट नीचे आ रहा है जब तो उसकी वेलोसिटी v हो जा रही है, तो द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। अगर इसकी वेलोसिटी डबल हो जाए तब ये कितना डिस्टेंस और नीचे जाएगा। समझ में आया है क्वेश्चन? जैसे यहां से हम मान लेते हैं कहीं यहां से हम ड्रॉप किए हैं बॉडी को, यहां पे आगे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। तो ये हाइट कितना यहां से दिखा रहा है, इसका h बताया ना, h कहां से लेना है, यहां से लेना है क्या, यहां से h हाइट नीचे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। कितने हाइट नीचे इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। मान लेते हैं कहीं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v डैश पहले कितना हो गया, डबल हो गया, ये हाइट बताना है h डैश कितना होगा, तो h के टर्म में करना है, मैं नहीं बता रहा आपको। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 रहेगा क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। क्या निकालना रहेगा, कैसे क्या करो कुछ पता है, छोड़ो करना पहले, और बताओ। बायो का तुम लोग मिला लिए पूरा, A projectile fired with initial velocity u at some angle theta has a range r if the initial। अबे तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया कहाँ हो, कैसे क्वेश्चन मिल गया। ओ तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े ही नहीं हो, चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ाते हैं, अभी कर लोगे तुरंत। ना ना नंबर तब भी कटेगा गलत किए होगे तो। चलो आगे पढ़ते हैं फटाफट। रेन मैन प्रॉब्लम तुरंत खत्म करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तुम लोग बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। रेन मैन प्रॉब्लम, देखो मान लेते हैं कि भाई कोई आदमी है, वो कहीं इस डायरेक्शन में चल रहा है, मुंडी इसका बहुत बड़ा बन गया यार, ठीक है, कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितना रहेगा, vm। ये vm क्या बताएगा हमको, वेलोसिटी ऑफ मैन।
वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, vm। ठीक है, ऊपर से कहीं बारिश हो रहा होगा, रेन जब भी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। अब इसमें मैं बात बताना मुझे नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा, कभी बारिश नीचे से ऊपर नहीं होगा, जब भी होगा ऊपर से नीचे ही होगा। ठीक है, तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ रेन। वी आर क्या बताएगा, जब बारिश में आप बाहर निकलते हैं तो आप छाता लेकर के निकलते हैं, छाता लेकर निकलते हैं, तो होगा क्या, ये कहीं भैया छाता लगाएगा कुछ अपने ऊपर, इस तरीके से बचने के लिए छाता ऐसे लगाएगा। तो देखो होता क्या है, अगर आप खड़े हैं तो बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, लेकिन जब आप मूव करने लगते हैं तो छाता आप कभी न कभी ऐसे कभी टेढ़ा कर लेते हैं, कभी पीछे ऐसे रखते हैं ताकि आप भीगे ना। तो हमको इसमें ये बताना रहता है कि जब ये मूव करेगा तो बारिश जब भी हम लोग लेंगे या रेन जब भी ड्रॉप होगा वो मैन के रिस्पेक्ट में लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन, अभी देखो वेलोसिटी ऑफ रेन ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर हम खड़े हैं कहीं तब, जब खड़े हैं तब जो बारिश है, बारिश का पानी वो क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जब हम मूव करने लगेंगे तब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वो लगेगा कुछ एंगल पे हमारे ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये कभी आप बाइक पे बैठ के चलिए तो पानी जो है आपको चेहरे पे आता है, ठीक है, तो वो फिर आपके मोशन के रिस्पेक्ट में हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये बताना रहेगा भाई अम्ब्रेला को हम लोग, छाता को किस तरीके से सेट करें, कितने एंगल पे रखें ताकि हम भीगे ना। अम्ब्रेला को, छाता को कितने एंगल पे रखा जाए ताकि हम भीगे ना, बिल्कुल सेफ जर्नी कर सके। ठीक है, तो यहां से देखो हमको निकालना रहेगा, ध्यान रहे, वेलोसिटी ऑफ रेन किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यही करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना कि अम्ब्रेला का डायरेक्शन हम लोग जब भी निकालते हैं हमेशा वर्टिकल से निकालते हैं, हमेशा किधर से निकालेंगे, वर्टिकल से निकालेंगे। ठीक है, तो एक चीज देखो, मान लेते हैं वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल। तो एक चीज देखो, मान लेते हैं एक आदमी इधर चल रहा है, रेन ऐसे हो रही है बारिश, तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, और ये क्या रहा, और ये क्या रहा, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। समझ में आ रहा बात है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही बताना है। तो मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था, तो देखो ये माइनस किया गया है, तो इसको और अच्छे से लिखना है। अगर तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब हमको वेलोसिटी ऑफ मैन के पहले क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इसका डायरेक्शन क्या करें, जस्ट उल्टा कर दे। तो इसका डायरेक्शन क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, ये क्या बताएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जब भी आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का रिजल्टेंट आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ये आएगा, कहीं ये आएगा। ये हमको क्या बताएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अच्छा, अब हमको इसका डायरेक्शन निकालना होता है हमेशा वर्टिकल से। किससे निकालेंगे, वर्टिकल से। वर्टिकल से बोले तो ये वाला एंगल चाहिए हमको। ये एंगल मान लेते हैं अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो tan थीटा देखिए क्या होता है, tan थीटा क्या लिखेंगे, ये देखो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बालक, tan थीटा क्या बताएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो अगर इसको थोड़ा सा ऐसे लाइन को आगे बढ़ाएं, तो अगर ये Vm है तो ये भी क्या होगा, Vm के बराबर होगा, ये Vm होगा। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा Vm, और ये क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, Vm करेगा, ये वाला। ठीक है,
यहाँ दिखा नहीं सकते हैं। ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर काम करेगा और ये हमारा बेस का काम करेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हुआ, Vm अपॉन Vr, ठीक है। और अच्छे से लिखना है तो थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा tan इनवर्स Vm बाई Vr, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। ये हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब देखो ये थीटा मिल गया, वर्टिकल से लेना है तो अम्ब्रेला को कुछ इस तरीके से हम सेट करेंगे। छाता सही नहीं बनना है, ये इस तरीके से। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाता है। तो वर्टिकल से हम कोई इस डायरेक्शन में इतने एंगल पे सेट करेंगे तभी हम नहीं भीगेंगे। थीटा निकालेंगे, क्या करना रहेगा हमेशा आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। अच्छा, ये तो वेक्टर के फॉर्म में है। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए अगर आपसे, तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। बस यही छोटा सा फॉर्मूला है, ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे आपको फटाफट क्या करना है, क्वेश्चन करना होता है। ये ध्यान रहे हमेशा कहां से लेते हैं, फ्रॉम वर्टिकल। नोट हो जाएगा अलग। हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन कर रहा है रेन इज फॉलिंग vertically and a man is moving with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. बोला है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, बारिश जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और एक आदमी है जो कि 6 मीटर, उसकी वजह नहीं दिया है क्या? ये चीज छूट गया है। वर्टिकली with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। बारिश जो हो रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और एक आदमी है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि वो अम्ब्रेला को कितने एंगल पे सेट करे ताकि वो बिना भीगे चल सके, जा सके, जो भी करना है। अरे बालक, क्या कर रहे हो इतनी देर से? देखो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड।
और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया है? तुमसे क्या पूछा है? केवल डायरेक्शन पूछा है, तो थीटा क्या निकालोगे? क्या पढ़े बताओ डायरेक्शन के लिए? tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, बताए हैं? बताए हैं ना? फिर देखो तब, तो tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन कितना 6, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना 10, कैंसिल हो जाएगा क्या 2 से 3 अब, तो थीटा आ जाएगा क्या? tan इनवर्स कितना 3/, बस हो गया आंसर, खत्म काम। क्या कर रहे हो? आउट क्या करना चाह रहे हो? इसकी वैल्यू पता निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हैं। tan थीटा का ऐसा कोई वैल्यू नहीं जिसके ये एग्जिस्ट करता, तो आपको ऐसे ही आएगा, ऑप्शन ऐसे रहेगा। बस वही पूछा है ना, फाइंड द एंगल, एंगल तो पूछा है। अगर तुमसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछ लेता तब क्या करते? बोलो क्या लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन को देखो क्या लिखेंगे, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना हुआ तो वेलोसिटी ऑफ रेन को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे -10 j कैप। क्या कह रहे हो? क्योंकि देखो ये वर्टिकली क्या कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर आप मैं मानूं कि भाई ये क्या है? x है और ये क्या है? y है, तो बारिश तो ऐसे ही हो रहा है नीचे की तरफ, y डायरेक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? j कैप होता है। j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? -y की तरफ है, इसलिए इसको -j कैप लिखेंगे। ऐसे वेलोसिटी ऑफ मैन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? आदमी जो है वो क्या x डायरेक्शन में जा रहा है, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप, और पॉजिटिव x में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? 6i कैप। तो फिर देखो इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना? -10 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना? 6i कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछता तब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैग्नीट्यूड अंडर रूट में क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, या यहां से करना है तो j के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस i के कोफिशिएंट के स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए करिए, तो क्या करें? यहां से करना है तो -10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, सब वही आएगा, बात बराबर है। ये कितना आएगा? 110 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका 36 अंडर रूट 136 मीटर पर सेकेंड, और तोड़ना चाहो इसको तोड़ लेना, हो गया। बस 2 फॉर्मूला बताए, उसी फटाफट करना है, हालांकि यहाँ बस यही था, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताए हो तो उधर भी कर ही लो, क्या करना है। चलिए इसको बताइए। इसको मिला दे पूरा बालक।
कह रहा है एक आदमी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जर्व करता है या देखता है कि जो बारिश का पानी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। कितने स्पीड से भाई? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये 10 आपको क्या दिया गया है? ये जा रहा है और देखता है, ऑब्जर्व करता है, ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बारिश है वो कितनी स्पीड से हो रही है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रही है। तो ये जो भी स्पीड दिया गया है आपको, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया गया है, क्योंकि आदमी ऑब्जर्व कर रहा है इसको। तो आदमी के रिस्पेक्ट में लेंगे, मैन के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो ये जो 10 दिया गया है यहाँ पे, ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है? मैन के रिस्पेक्ट में दिया है। तो फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन क्या करना है? फाइंड करना है। देखो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दिया? 5 आई कैप दिया है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना दिया है? -10 जे कैप, यही दिया है ना। अच्छा, तो अब एक चीज देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को क्या लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। लेकिन हमको क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या लिख सकते हैं? इसको उठा के इधर ला दें। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ, जैसे वैसे रखो, इसको उधर लाएंगे तो प्लस है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना? माइनस, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना? 5 आई कैप, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कैसे? देखिए, मॉड वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू अंडर रूट क्या? आई कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट के स्क्वायर, यही करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? -10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आएगा? 100 प्लस 25 अंडर रूट 120। और अच्छे से लिखो, कुछ लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? इसको 5√5 भी लिख सकते हैं मीटर। बस आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन, स्पीड मिल गया हमको। अब क्या पूछा है? डायरेक्शन पूछा है, थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। तब यही करोगे तुम लोग फटाफट। देखो
एक मैंने वेक्टर के टर्म में तुम लोग बताया था, हमको वेलोसिटी ऑफ रेन का पूछा है। अगर तुम लोग ये कर दोगे ना, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन अगर कर दिए, वो थीटा किसका बताएगा, वो एंगल किसका बताता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन लगता है बताने, ठीक है। लेकिन हमको किसका डायरेक्शन पूछा है, वेलोसिटी ऑफ रेन का पूछा है, रेन का डायरेक्शन पूछा है। तो देखो रेन का ये वाला फाइनली वेलोसिटी आया है। तो एक चीज और होता है, मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से लेना है तो आई लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप। ये थीटा कहां से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से। लेकिन अगर वर्टिकल से पूछा जा रहा है, थीटा अगर वर्टिकल से पूछा जाए तो उस केस में हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ i कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ j कैप, ठीक है। तो चलो आओ, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सब कुछ प्लस ले लो, कोफिशिएंट ऑफ i कैप कितना 5, कोफिशिएंट ऑफ j कैप कितना 10, प्लस लेके लेते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, बस आ गया ये। तो ये भी होता है, लेकिन थीटा ये ध्यान रहे कहां से रहता है, ये वर्टिकल से रहता है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से रहे तब उल्टा कर देना है, ठीक है। लेकिन हमको इस केस में हमेशा वर्टिकल से ही निकालना रहेगा। हो गया, चलिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। मैंने ये दो ही टाइप का क्वेश्चन आपको इस पे आएगा, ठीक है। या तो कोई एक पूछ ले, मतलब तीन चीजें होती हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन होता है, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, कोई एक पूछा जाएगा, और डायरेक्शन कैसे निकालना है आप निकाल लेंगे, किसका कैसे डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर बार नहीं आते हैं, कभी आ जाता है कभी नहीं भी आता है। ऐसे रेन बोर्ड प्रॉब्लम पे भी हर बार नहीं आता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। काइनेमैटिक्स में आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में हमेशा वर्टिकल से जब भी लेंगे आप हमेशा क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप और कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। तो अगर वर्टिकल से डायरेक्शन लेना है, थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ आई कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। अगर यही हॉरिजॉन्टल से पूछ देता तब उल्टा कर देते, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। लेकिन इस केस में आपको हमेशा वर्टिकल से ही निकालना रहेगा, ठीक है। काइनेमैटिक्स में आपको ज्यादातर क्वेश्चन आता है ग्राफ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। और जो काइनेमैटिक इक्वेशन पढ़े हैं 3 ठो, आप वहां से क्वेश्चन आता है आपको, और वो तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए होता है, और जो वर्टिकल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये 3 टॉपिक हैं
जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है काइनेमेटिक्स से, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं पढ़ने प्रोजेक्टाइल मोशन। आज ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा तेज चलेंगे। अभी तेज नहीं चलेंगे तो अभी बाद में तेज चलेंगे, कभी न कभी तेज हमको चलना ही पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, इसको प्रक्षेप गति भी बोलते हैं हिंदी में, प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई बताएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ? देखिए, किसी बॉडी को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं और किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ लेता है। कैसा पाथ लेता है? पैराबोलिक पाथ। इसको पैराबोलिक पाथ बोला जाता है, ठीक है, या प्रोजेक्टाइल पाथ भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग जब भी फेंकेंगे किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, मान लेते हैं किसी वेलोसिटी u से और किसी एंगल थीटा पे। ये कुछ इस, कभी पत्थर तुम मारे होगे किसी को, ऐसे मारते रहे होगे, मारे हो ना या क्रिकेट खेलते हो तो बॉल फेंकना होता है, कुछ इस तरीके से फेंकते हो आप। गूगल की क्या आंसर? हाँ, हाइट वाली हाँ, तो जितना तो गूगल पे स्किन कर दूसरा फोरेज देखना तो नहीं फोरेज इस वाले में दूसरा क्या होता है? नहीं गलत करते हैं। वो बायोलॉजी में कितना सेकंड इसका होगा बायोलॉजी सबसे होगा ना, कितना सही अगर कितना गलत हाँ, देखिए, किसी एंगल पे अगर हम थ्रो करेंगे, किसी एंगल थीटा से किसी वेलोसिटी u से थ्रो कर रहे हैं हम लोग, तो देखो अभी तक हमने जो भी मोशन के बारे में पढ़ा, एक तो हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा, दूसरा वर्टिकल मोशन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़े और दूसरा वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़े हैं। दो ही मोशन के बारे में पढ़े हैं। एक तीसरा आ गया एंगल पे, एंगल वाला पढ़े हैं हम लोग? नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग हमेशा दो मोशन की ही बात करेंगे। कभी भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा हम लोग दो ही मोशन के बारे में बात करेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे या तो वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। किसी एंगल पे अगर थ्रो किया गया है तो इसको हम लोग कैसे भी करके कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल मोशन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, अगर किसी एंगल थीटा पे अगर हम किसी बॉडी को अगर थ्रो किए हैं तो यहां से इसके दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट। याद है कुछ? याद है कि भूल गए? बताओ, जल्दी बताओ। तो यहां से इस वेलोसिटी का इधर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, कितना? u cos थीटा, यही आएगा। एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, कितना? बस अब इसको तो भूल जाओ। अब एक बस अब इन दोनों की बात करेंगे हम। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया और ये वर्टिकल मोशन, ठीक है। एक चीज और, अब देखो, जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगा, जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते किसी टाइम, जैसे मैंने बताया था, किसी बॉडी को अगर हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो कब तक ऊपर जाता है? जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, ठीक है। फाइनली ये कहीं पे आके यहाँ पे मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? यही मैक्सिमम, अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम हाइट लगभग, ग्राउंड पे मैक्सिमम हाइट लगभग यही आएगा, यही मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो अब मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हाइट पे अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो बॉडी क्या करेगा? वहीं से नीचे आना शुरू हो जाएगा।
तो ये बॉडी क्या करना चाहिए, इसको यहीं से नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ये बॉडी क्या करता है, थोड़ा आगे जाके गिरता है। क्यों? ये क्या है? अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वहीं से नीचे आने लगेगा। इसको यहीं पे तो नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करता है, और आगे जाके गिरता है और आगे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमको क्या पता, मैं पूछ रहा हूँ। ये तो मैं तुम लोग पढ़ाया हूं ना, ये बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य बात है कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये एकदम सत्य बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी ये आगे जाके गिरता है, क्यों? तिरछा फेंकते हैं। देखिए यहां से वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आए हैं, ठीक है, यहां से वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आए हैं। जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे आता है, ठीक है, तो उसके वेलोसिटी का केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। कौन सा 0 होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। अगर मैं मान लूं कि ये uy दिया गया है आपको, और ये क्या दिया है, ux दिया है, मतलब x डायरेक्शन में, अगर मैं इसको x डायरेक्शन मान लूं और इसको y डायरेक्शन अगर मान लूं, तो ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, u sin थीटा, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, u cos थीटा। जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे आता है, तो यहां पे मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी हो गया इस डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी यहां पे होगा। जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे आएगा, तो इसका केवल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा, तो इसका केवल कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब मान ले यहाँ वेलोसिटी अगर v हो गया, तो vy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होगा। वो कितना रहेगा, u cos थीटा के बराबर रहता है, ठीक है। तो एक चीज देखिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो उसका क्या चीज 0 नहीं होता है, या क्या चीज चेंज नहीं होता है, किसमें चेंज नहीं होता है? अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है किसी एंगल पे या किसी एंगल पे अगर हम थ्रो किए हैं, ठीक है, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी? तो याद रखिएगा हमेशा, अगर किसी बॉडी को हम लोग किसी एंगल पे थ्रो किए हैं या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो, कहीं पे भी निकाल लो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कितना रहेगा, u cos थीटा के बराबर रहेगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होता है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पे u cos थीटा है, तो हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंज, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता है। या ये लिख दें, इज ऑलवेज वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट या फिर नेवर चेंज, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात याद रखना, खूब पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें ग्रेविटी भी कहां लगेगा बालक, नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटी भी कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा जी। और देखो इसका जो y कंपोनेंट होगा वो हमेशा यही रहेगा, ऐसे रहेगा कुछ, ये चेंज हो सकता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सॉरी, ये जब नीचे की तरफ आएगा तब ये बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका चेंज हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं हो सकता है। इतनी बातें समझ में आई? देखो, तो हमको इसमें क्या क्या फाइंड करना रहता है। एक, जब यहाँ पे हम किसी एंगल पे अगर थ्रो करते हैं किसी वेलोसिटी u से, तो जब यहाँ थ्रो किया है किसी पॉइंट A से, और ये मान लेते हैं किसी पॉइंट B पे आ रहा है, जब पॉइंट B पे आएगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में उड्डयन काल बोलते हैं, ठीक है, सुने होंगे। ये फाइंड करना रहेगा। दूसरा हमको ये फाइंड करना रहेगा, ये भाई मैक्सिमम जब थ्रो किए हैं तो कभी न कभी ये मैक्सिमम हाइट तक आएगा, उसके बाद ये कहीं इधर आना शुरू होता है, ठीक है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो कितने हाइट तक जाएगा मैक्सिमम,
ये h निकालना रहेगा। ठीक है। तीसरा निकालना होता है जब पॉइंट ए से फेंके हैं किसी एंगल थीटा पे, तो ये किसी दूसरे पॉइंट बी पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनके बीच का कितना डिस्टेंस होगा, जिसको बोलते हैं रेंज, जिसको तुम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है, हिंदी में क्षैतिज परास बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको तीन चीजें बतानी है, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, दूसरा मैक्सिमम हाइट बताना है, तीसरा रेंज बताना है। तीन चीजें इसमें निकालना है, जहां से आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो शुरू किया जाए। उससे पहले मान लेते हैं कि कोई बॉडी है हमारे पास, अब बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास भी होगा। देखो जहां से हम लोग थ्रो करते हैं इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ, जहां से किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं या फेंकते हैं, ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे किसी बॉडी का मास m है और वेलोसिटी कितना है? u है। ठीक है, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना रहा बालक? k रहा। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा? k रहा। k कितना है? होगा बालक हाफ mu स्क्वायर, यही होगा ना। काइनेटिक एनर्जी तो यही होता है हाफ mv स्क्वायर, लेकिन मास m है, वेलोसिटी कितना है? u है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा उसके पास? हाफ mu के बराबर होगा, जिसको हमने k लिखा, हमने k से दिखाया हुआ है। अब आपसे पूछेगा तब अगर जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अगर काइनेटिक एनर्जी k है तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? 0 होगी या कुछ होगा? 0। का है? क्यों होगा भाई? 0 होगा तो क्यों होगा? तुक्का मारे हो कि सही बता रहे हो? सोच समझ के कुछ बता रहे हो। बात करने चल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी अगर k डैश है तो k डैश क्या लिखेंगे वाला? देखो हाफ m। अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना? 0। बहुत मार मारेंगे कि क्या बताए हैं? 0 हो रहा है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना है? केवल यही है, u cos थीटा के बराबर है। अगर देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया तो टोटल वेलोसिटी किसके बराबर हुआ? u cos थीटा के बराबर होगा। तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी क्या रखेंगे? u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, k डैश हो जाएगा हाफ m, इसको स्क्वायर करो mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही करेंगे, यही करेंगे ना। अब देखो, अब हाफ mu स्क्वायर को क्या बोला जाएगा? k। हाफ mu स्क्वायर क्या बोलते हैं? k कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? इनिशियल पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो इसको k लिख देते हैं, तो k डैश देखो क्या हो जाएगा? k cos स्क्वायर थीटा। बस आ गया। तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? k cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थीटा ध्यान रहे हमेशा थीटा कहां से लेते हैं? हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। क्वेश्चन में आपको हमेशा वर्टिकल से लेगा। अगर थीटा आपको हमेशा ये वाला एंगल हमेशा कहां दिया रहेगा? वर्टिकल दिया रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल से पहले आप निकालेंगे कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल से? 90 में से माइनस कर देंगे। अगर ये कुछ एंगल दिया है, ये निकालना है, तो ये पूरा 90 होता है। तो 90 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। शीट निकालो, जब क्वेश्चन पेपर निकालो जो दिए थे, देखो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, निकालो, थोड़ा निकालो, लाए हो तो। अरे ये नहीं पागल, जो टेस्ट पेपर था, क्वेश्चन नंबर 48। करो देखो,
देखो तुरंत बताओगे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 48। E/2 E/√2। देखिए क्या बोला है, एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है E दिया है सर इसमें ना। मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी तब मैक्सिमम P डैश हो जाएगा, T डैश इक्वल टू E cos स्क्वायर थीटा 45। अब बताओ cos 45 की वैल्यू कितना, cos 45 कितना होता है 1/√2। 1/√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर भी करेंगे, cos स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2 हो जाएगा। ये कितना आएगा E/2। बस ये आंसर होगा उसका। कोई किया था, अब कोई किए थे टेस्ट में। इसको नोट करो। अच्छा देखो इसी में ये भी लिखना है, इसी के बाद पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट।
पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं U है, U जो होगा वो किसके बराबर होगा, K साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, K साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी K कॉस स्क्वायर थीटा होता है और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, K साइन स्क्वायर थीटा। टोटल एनर्जी तब किसके बराबर होगी, यहाँ पे K के बराबर होगी। ये दोनों बातें बिल्कुल याद होना चाहिए आपको।